हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज आपके आगे लेके आ गए महिंद्रा XUV 700 का एक डिटेल्ड ड्राइव एक्सपीरियंस। दोस्तों अराउंड 1200-1400 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को चला लिया है और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या रिस्पॉन्स है इस महिंद्रा की XUV 700 का, कैसी ये चलती है, क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती और ना ही है ये XUV 700। तो थोड़ी बहुत कमियां भी रह गई हैं गाड़ी में और अच्छी बातें तो इसकी आपको सबने बता ही दी होंगी। स्टिल मैं अपना एक्सपीरियंस आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ड्राइव के साथ। तो दोस्तों अपने टिपिकल पैटर्न में चलेंगे और आपको बताएंगे हर वो एस्पेक्ट जो कि एक ओनर को, एक बायर को या कोई भी जो इस गाड़ी को या किसी और गाड़ी को कंसिडर कर रहा हो उसे जानना ज़रूरी है। वो सारे पॉइंट्स आज के इस वीडियो में कवर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं अपने टिपिकल वे में इस वीडियो को। तो दोस्तों अर्गोनॉमिकली अगर बात करी जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10.25 इंच का टच स्क्रीन है और यहाँ पे 10.25 इंच का एक म्यूजिक स्पीडोमीटर प्रोवाइडेड है। दोस्तों ये टच स्क्रीन थोड़ा सा दूर हो जाता है और आपको स्ट्रेच करके जाना पड़ता है। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स दे ही दिए गए। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रोटरी नॉब है जिसके थ्रू आप अगेन अपना म्यूज़िक सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो एसी के सभी बटन्स कंट्रोल में और इवन ये जो सारे बटन्स हैं ये सभी चीज़ें भी कंट्रोल में आ जाती हैं। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो दोस्तों ये सारे कंट्रोल्स भी रीच में है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सीट एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स, विंडो कंट्रोल्स वगैरह सभी चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं और कोई चीज़ एज सच आपको परेशान नहीं करती है। दोस्तों ये तो बात हो गई अर्गोनॉमिक्स की। अब बात कर लेता हूँ विजिबिलिटी की। तो दोस्तों विजिबिलिटी में आप आगे देख सकते हैं तो विजिबिलिटी एक SUV के हिसाब से ठीक ठाक मेरे को लगी। आप सीट और स्टीयरिंग दोनों अपने हिसाब से एडजस्ट करके और बेटर विजिबिलिटी अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा बोनेट की विजिबिलिटी की अगर बात करूँ तो समवेयर अराउंड 80% बोनेट मेरे को विजिबल होता है, बाकी 20% अंदाजे से काम चलाना पड़ता है। दोस्तों फ्रंट पार्किंग सेंसर मेरे को ज़रूर फील हो रहा है कि इस गाड़ी के अंदर अगर दे दिए जाते तो एक बेहतर चीज़ रहने वाली थी, बट स्टिल फीचर्स के मामले में मैं ज़्यादा शिकायत नहीं करूँगा। मोर देन एनफ फीचर्स महिंद्रा ने इस गाड़ी के अंदर प्रोवाइड करा दिए हैं। बाकी आप कैमरा एंजॉय कर सकते हैं और ये काम भी आ जाता है अगर आपको विजिबिलिटी में कोई इशू आ रहा हो। उसके अलावा दोस्तों जहाँ बात आती है तो रेयर विजिबिलिटी के लिए आप ये देख सकते हैं ये IRVM है जो कि मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आता है और रेयर कैमरा का भी आप यूसेज कर सकते हैं। उसके अलावा राइट और लेफ्ट साइड मिरर्स की जहाँ बात आती है ORVMs की, तो दोस्तों ORVM पे आप एक नज़र डालेंगे, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा गंदा हो रहा है अभी, बट ORVM का साइज़ काफ़ी सही है और इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, फोल्डिंग वगैरह सभी फीचर्स के साथ ये आता है। उसके अलावा एक बार अगर आप स्क्रीन में नज़र डालेंगे तो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी इसके अंदर प्रोवाइड करा दिया गया। जैसे ही मैं इंडिकेटर देता हूँ तो ORVMs के नीचे जो कैमरा लगाया गया है उससे मेरे को दोनों ही साइड की विजिबिलिटी मिल जाती है। चलिए दोस्तों ये तो बात हो गई प्रॉपर विजिबिलिटी की। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ जो कि है ड्राइवर्स कंफर्ट। तो ड्राइवर्स कंफर्ट में सीट्स वगैरह पे आप नज़र डाल सकते हैं। ओवरऑल लेदर सीट्स दी गई है, परफोरेशन भी प्रोवाइडेड है और सीट्स के साइज़ की, बोल्स्टरिंग की अगर बात करूँ तो सभी चीज़ें इन प्लेस हैं, कोई चीज़ आपको एज सच परेशान नहीं करती है। बट जहाँ बात आती है फीचर्स की तो दोस्तों यहाँ पे एक फ़ीचर मैंने ज़रूर मिस किया। 1000-1500 किलोमीटर ड्राइव करने में मेरे को ज़रूरत ज़रूर लगी यहाँ पे कि यार वेंटिलेटेड सीट्स तो एक इस टाइप की, इस लेवल की गाड़ी में ज़रूर होने चाहिए। और अब तो इसके प्राइमरी कॉम्पिटिटर हैरियर और सफारी के भी टॉप मॉडल के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स आ चुकी हैं। चलिए छोड़ते हैं उस बात को, होती तो अच्छा होता बट नहीं है तो भी कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। अब आ जाते हैं सीधा अपने ड्राइविंग डायनामिक्स पे। तो दोस्तों ड्राइविंग डायनामिक्स में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ इंजन की। तो इसके अंदर आता है एक 2.2 लीटर का M-HOG डीजल इंजन जो कि आपको 6 स्पीड मैनुअल या फिर 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर जो मैं अभी चला रहा हूँ इन दो ऑप्शंस के साथ मिलता है। अब दोस्तों इन दोनों में अगर पावर फिगर्स की बात करें तो मैनुअल के अंदर 185 PS की पावर और 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जबकि जो ऑटोमेटिक मैं चला रहा हूँ इसमें 185 PS की पावर के साथ 450 Nm का टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है। चलिए ये तो हो गई इंजन पावर की बात। अब पावर ऑन पेपर को छोड़ते हैं और रियल लाइफ में बताते हैं आपको। तो जी हाँ दोस्तों, पावर
काफ़ी अच्छे तरीके से बांटी गई है और काफ़ी एम्पल पावर इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो पावर की कमी आपको इस गाड़ी के अंदर फील होना एक मुश्किल बात हो जाएगी। बाकी हिल्स वगैरह पे भी, स्ट्रीप इंक्लाइन पे भी, सब जगह मैंने देख लिया दोस्तों, टर्बो लैग हल्का सा गाड़ी में ज़रूर है, उसमें भी कहीं ना कहीं हाथ है इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का। अदरवाइज आपको पावर रिलेटेड इशू इस गाड़ी में तो नहीं आने वाला है, स्पेसिफिकली डीजल में। जब पेट्रोल चलाएंगे तो उसकी भी बात करेंगे, अदरवाइज पावर के एस्पेक्ट में ये गाड़ी आपको पसंद आने वाली है। चलिए उसके अलावा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पिकअप मैंने आपको बता दिया, पावर के ही पार्ट में आ जाता है और काफ़ी अच्छा पावर पिकअप रखा गया है। पावर के बाद अगली चीज़ जो हमारे सबसे ज़्यादा काम आती है वो होती है एक गाड़ी की ब्रेक्स। तो दोस्तों ब्रेकिंग के मामले में भी गाड़ी, मैं ये कह सकता हूँ, पावर से ज़्यादा रीअश्योरिंग इसकी ब्रेकिंग है। तो अगर आप इस गाड़ी को हार्ड पुल करते हैं या किसी भी तरह से यूज़ करते हैं तो ये गाड़ी आपको निराश नहीं होने देगी। और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में तो आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि आपके पास ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कम है या फिर नहीं है। उसके अलावा दोस्तों जहाँ बात आती है तो अगला पॉइंट आ जाता है ये स्टेयरिंग। तो दोस्तों स्टेयरिंग सबसे पहले आप देख सकते हैं, तो स्टेयरिंग पे लोगो चेंज हो गया, स्टेयरिंग का पूरा डिज़ाइन चेंज हो गया, हल्का सा फ्लैट बॉटम करने की कोशिश करी गई है। ये इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग है तो ओवरऑल ठीक ठाक रिस्पॉन्स ये कर जाता है। हालांकि हाइड्रोलिक वाली बात एक इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग से आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। उसके अलावा जहाँ बात आती है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 ड्राइव मोड्स आपको दिए गए हैं, जिप, जैप और जूम। इनको एक बार जस्टिफाई कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों जिप मोड बेसिकली इस गाड़ी का इको मोड है, जिसे आप ज़्यादातर अगर ट्रैफिक वगैरह में यूज़ करते हैं तो एक अच्छा एस्पेक्ट रहने वाला है। जैप मोड दोस्तों बैलेंस्ड है और ज़्यादातर सिचुएशंस में जैप मोड आपका काम कर जाएगा अगर आप एक नॉर्मल ड्राइवर हैं। बाकी अगर आप एक एंथुजियास्ट हैं तो फिर जूम मोड आपको वाकई पसंद आने वाला है। उसके अलावा दोस्तों जिप, जैप, जूम तीनों ही मोड्स के अंदर और कस्टम मोड और मैनुअल मोड के अंदर मैंने गाड़ी को चला के देख लिया है। तो मैं इतना आपको वर्डिक्ट दे सकता हूँ कि जूम मोड और मैनुअल मोड की ज़रूरत आपको ज़्यादातर केसेस में नहीं पड़ेगी, क्योंकि पावर और पुल वगैरह काफ़ी अच्छा है गाड़ी के अंदर। बाकी जिप, जैप, जूम तीनों ही मोड्स के अंदर एक एक माइलेज टेस्ट बना दिया और कुछ सरप्राइजिंग आउटपुट निकल के आया था। बाकी दोस्तों अगर आपको इस गाड़ी या फिर किसी भी और गाड़ी पे कोई और रिव्यू चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिख सकते हैं। बाकी XUV 700 पे नाइट ड्राइव रिव्यू बहुत ही जल्द आपके लिए आ रहा है। उसके अलावा अब बात कर लेता हूँ थोड़ी सी टच स्क्रीन की, बल्कि फीचर्स की ही बात कर लेते हैं। तो दोस्तों टच स्क्रीन वगैरह ये जो लगाई गई हैं और इंटीग्रेट करी गई हैं काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। ओवरऑल कंसोल कंप्लीट दिखाई देता है और कोई ऐसी कमी नहीं फील होती आपको इस गाड़ी के अंदर। हाँ, आप जो पे कर रहे हैं आप थोड़ा सा ये ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे कि एक बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स आपको दिया जाता तो बेहतर था। बट ओवरऑल जहाँ बात आती है एम्बियंस वगैरह की, तो नाइट में एम्बियंट लाइट की कमी मेरे को यहाँ पे ज़रूर लगी। उसके अलावा जहाँ बात आती है और चीज़ों की, तो दोस्तों फीचर्स। अब फीचर्स में आप कहेंगे कि ये जो छोटा सा मिरर नहीं डाला है, ऑटो डिमिंग, ये एक कमी है या और किसी चीज़ के बारे में, तो जी हाँ दोस्तों कमी ज़रूर रह जाती है और कंपनीज कॉस्ट कटिंग भी करती है। बट इस प्राइस में और इस साइज़ की गाड़ी में जितने फीचर्स इन्होंने दे दिए हैं वो भी एक काफ़ी अप्रिशिएबल बात है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यही गाड़ी लेनी चाहिए या ये गाड़ी बहुत अच्छी है, बट जिस हिसाब से फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, अडैस जैसे फीचर्स महिंद्रा अपनी गाड़ी में लेके आया और वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं, मैंने पूरी तरह से उन्हें भी टेस्ट कर लिया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे को लग रहा है कि हाँ गाड़ी जस्टिफाइड है और अपने प्राइस को जस्टिफाई कर जाती है। चलिए अब जब सभी चीज़ों की बात हो गई है तो ट्रांसमिशन की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ट्रांसमिशन एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि आपको कहीं ना कहीं अच्छा भी फील करा सकता है और बुरा भी फील करा सकता है। तो इस ट्रांसमिशन का क्या वर्डिक्ट है मेरा? तो दोस्तों इस ट्रांसमिशन के अंदर आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स दिया जा रहा है, जो कि इंजन के साथ काफ़ी अच्छे से पेयर किया गया है और आपको किसी भी एस्पेक्ट में ये ट्रांसमिशन बुरा नहीं लगेगा। बाकी जहाँ बात आती है टर्बो लैग की, तो दोस्तों मैंने अभी तक मैनुअल नहीं चलाया और मेरी ऐसी अजम्पशन है, ऐसी फीलिंग है कि जब जूम मोड में मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ तो कहीं ना कहीं टर्बो लैग के साथ साथ थोड़ा सा लैग गियरबॉक्स में भी आ रहा है। हो सकता है ये मेरी अजम्पशन हो और हो सकता है ये प्रैक्टिकल बात। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं तो NVH लेवल्स की बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि NVH लेवल्स एक जितने प्राइस की आप गाड़ी लेंगे उस हिसाब से है कि नहीं
और स्पेसिफिकली डीजल इंजन की जहाँ बात आती है तो कहीं ना कहीं डीजल इंजन में ज़्यादा क्लैटर होता है, ज़्यादा साउंड होती है। उन सब चीज़ों का एस्पेक्ट आपको एक बार बता देता हूँ। तो दोस्तों एक सबसे अच्छी बात इस गाड़ी की मेरे को जो लगी पर्सनली, वो है इसकी नॉइज़, वाइब्रेशन, हार्शनेस लेवल से भी ज़्यादा वो है इस गाड़ी के आरपीएम्स। अब दोस्तों आरपीएम्स आपको एक नहीं बल्कि दो जगह हेल्प करते हैं। एक तो आपका नॉइज़ वाइब्रेशन में और दूसरी जगह माइलेज में। दोस्तों ये गाड़ी अगर 6th गियर में अराउंड 110 की स्पीड पे भी चलती है तब भी ये गाड़ी अराउंड 1600-1700 आरपीएम पे होती है, और अराउंड 110-120 की स्पीड पे भी ये गाड़ी आपको माइलेज निकाल के देने के केपेबल है। दोस्तों ज़्यादातर गाड़ियों में माइलेज जब निकाली जाती है तो बोला जाता है कि 80 to 90 एक स्वीट स्पॉट है, बट इस गाड़ी के अंदर ऐसा नहीं है। आप ज़्यादा स्पीड पे चला के भी ज़्यादा माइलेज अचीव कर सकते हैं। तो चलिए, हम तो बात कर रहे थे एनवीएच लेवल्स की। तो दोस्तों वाइब्रेशन ऑटोमेटिक में तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रही, और उसके अलावा जहाँ बात आती है और एस्पेक्ट्स की, तो नॉइज़ की बात कर लेता हूँ। तो जी हाँ, अगर आप जूम मोड में गाड़ी को थोड़ा खींच के या स्पोर्टी नेचर से चला रहे हैं तो आपको नॉइज़ ज़रूर फील होगी। बट अगर आप हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हैं या सिटी में लाइट फुट से गाड़ी को चला रहे हैं तो फिर आपको नॉइज़ फील नहीं होगी। अभी इस टाइम मुझे नहीं पता आपको कितनी इंजन नॉइज़ आ रही है, बट ओवरऑल नॉइज़ के एस्पेक्ट में गाड़ी ने मेरे को परेशान नहीं किया। अगर मैं इसे एज अ डीजल गाड़ी लूँ, अगर मैं इसे एज अ प्रीमियम कार या फिर एज अ पेट्रोल व्हीकल कंपेयर करूँ तो जी हाँ, ज़रूर आपको नॉइज़ देखने को मिलती है। बाकी हार्शनेस की बात करूँ तो हार्शनेस इस इंजन के अंदर नहीं है और काफ़ी रिफाइंड ये इंजन रखा गया है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ, जो कि ग्राउंड क्लियरेंस। तो ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की सेटिस्फैक्ट्री है और आपको एज सच परेशान नहीं करने वाली है। मैं इतनी जगह गाड़ी को चला चुका हूँ, गाड़ी मेरे से तो कहीं भी अभी तक तो टच हुई नहीं है, और मेरे हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस के एस्पेक्ट में गाड़ी में कोई एज सच कमी नहीं है। उसके अलावा जहाँ बात आती है तो अगला एस्पेक्ट आ जाता है सस्पेंशन, क्योंकि दोस्तों कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और ये ओनली एंड ओनली एक ऐसा पॉइंट लगा मुझे जहाँ पे थोड़ा सा डाइसी थॉट्स हो सकते हैं ओनर्स के भी और जो कंसिडर कर रहे हैं उनके भी। दोस्तों उसका रीज़न भी आपको बता देता हूँ। मैं ऑलरेडी हैरियर और सफारी को मिला के अराउंड 3,500-4 हज़ार किलोमीटर चला चुका हूँ, और सरप्राइजिंगली वो दोनों गाड़ियाँ भी डीजल और साथ में ऑटोमेटिक थी। तो उन दोनों की प्लेलिस्ट चैनल पे लाइव है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों सस्पेंशन अगर उन दोनों गाड़ियों से कंपेयर किए जाए तो फिर मेरे को पसंद नहीं आए, बट अगर नॉर्मली ऐसे बाकी गाड़ियों से कंपेयर किए जाए तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इस गाड़ी के सस्पेंशन के अंदर थोड़ा सा स्पोर्टी नेचर निकल के आ रहा है। आपको थर्ड सुनाई देगा अगर आप गड्ढों में जाते हैं। उसके अलावा कंफर्ट बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि कंफर्ट नहीं है, बट एज कम्पेयर टू राइवल्स मैंने आपको बताया सस्पेंशन उतने अच्छे से या तो ट्यून नहीं हो पाए या फिर एक बैलेंस नहीं बिठाया गया परफॉर्मेंस के और ओवरऑल कंफर्ट के बीच में। बाकी ये नहीं कह रहा हूँ स्टिफ सस्पेंशन है, सस्पेंशन उतने ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है कि आपको परेशानी हो। उसके अलावा दोस्तों बात कर लेता हूँ तो सस्पेंशन से ही कहीं ना कहीं हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात भी आती है और बॉडी रोल की बात भी आती है। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं हाई स्पीड स्टेबिलिटी की। तो दोस्तों मैंने इस गाड़ी को अनरिकमेंडेड स्पीड्स पे भी चला के देखा है, और अनरिकमेंडेड स्पीड्स से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 100 से ऊपर जितनी भी स्पीड्स होती हैं इंडिया में तो नॉन रिकमेंडेड ही होती है, बट उन स्पीड्स में भी मेरे को गाड़ी ने काफ़ी अच्छा पुल दिया था। एक हाई स्पीड पे जाने के बाद भी काफ़ी अच्छा ग्रंट बचता है गाड़ी में, और उसके साथ साथ स्टेबिलिटी, दोस्तों स्टेबिलिटी गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है बॉडी के अंदर वो एक अच्छा बैलेंस लेके आता है, और आपको कहीं ना कहीं अच्छी फीलिंग आती है जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं। हालांकि हाई स्पीड्स मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, और हाई स्पीड स्टेबिलिटी के मामले में ये गाड़ी आपको बिल्कुल परेशान नहीं करने वाली है। बाकी दोस्तों उसके अलावा मैं बात करना चाह रहा हूँ हाई स्पीड स्टेबिलिटी से अलग बॉडी रोल की। तो दोस्तों बॉडी रोल गाड़ी के अंदर आपको ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। अगर एक इस साइज़ की इस 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन की गाड़ी की बात करें तो मेरे हिसाब से बॉडी रोल काफ़ी ज़्यादा होता है इन गाड़ियों में या इस लेवल की गाड़ियों में। इवन अगर इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो 7 सीटर ऑप्शन में तो कहीं ना कहीं आपको बॉडी रोल मिलता ही मिलता है, बट ये गाड़ी मैं 7 सीटर ऑप्शन ही चला रहा हूँ, स्टिल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे को बॉडी रोल परेशान नहीं कर रहा है। मैं हाई स्पीड पे कॉन्फिडेंस के साथ टर्न्स ले पा रहा हूँ। उसमें कई सारे एस्पेक्ट जुड़ जाते हैं
मोनोकॉक चेसीज पे बेस्ड ये गाड़ी है, तो एक ये भी रीज़न है। और बॉडी रोल में भी एक बहुत बड़ा ट्यूनिंग आती है आपके सस्पेंशन की। तो जो सस्पेंशन हो सकता है मुझे वैसे ना पसंद आ रहे हो, बॉडी रोल कंट्रोल करने के लिए वैसे रखे गए हो, बट बॉडी रोल का ना होना एक बहुत बड़े प्लस पॉइंट की बात है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ये चीज़ आपके लिए एड अप करके दे जाती है। चलिए दोस्तों, ओवरऑल ये कुछ एस्पेक्ट्स थे। अब फाइनली लास्ट, जिसकी आप बहुत ज़्यादा देर से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैंने अराउंड जो 1200-1500 किलोमीटर ये गाड़ी ड्राइव करी है, उतने में क्या माइलेज मेरे को अचीव हुई और क्या माइलेज आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए एक इस प्राइस की, इस साइज़ की डीजल ऑटोमेटिक गाड़ी से। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ मैं कि इस गाड़ी के अंदर ओवरऑल एक अच्छा इंजन, अच्छा गियरबॉक्स और ओवरऑल काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं। बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही है, बुराइयाँ भी आपको बता दी है। अगर हाईलाइट करके बताना चाहूँ तो 2 बुराइयाँ जिन पे मैं चाहूँगा कि महिंद्रा थोड़ा सा काम करे, सस्पेंशन इम्प्रूव करना चाहिए और स्टीयरिंग को भी थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। हालांकि हाई स्पीड में ये स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंस्पायर कर देता है, बट और ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था एक SUVs के स्टैंडर्ड के हिसाब से। चलिए लास्टली बात कर रहे हैं माइलेज की और फिर कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, माइलेज फिगर्स की अगर बात करें तो आप इस गाड़ी से एनीवे अगर आप एक नॉर्मल ड्राइवर हैं तो 14 से लेके और 18 तक की माइलेज निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशंस पे ड्राइविंग की और कौन से मोड में आप गाड़ी चला रहे हैं, किस तरह से आप गाड़ी चला रहे हैं, ये सारे एस्पेक्ट वहाँ पे नोट किए जाएंगे। बट मैंने जो इस गाड़ी को ड्राइव किया है तो मेरे को मिनिमम माइलेज जो इस गाड़ी से मिली है वो अराउंड गई थी 11-12 तक भी, और उसका रीज़न था हिल्स में और जूम मोड में मैं थोड़ा सा स्पोर्टी नेचर और बॉडी रोल वगैरह फील कर रहा था इस गाड़ी का। बाकी दोस्तों, हिल्स का एस्पेक्ट एक अलग होता है माइलेज का, तो मिनिमम अगर आप हिल्स की भी बात कर लेते हैं तो वहाँ पे भी आपको 12 मिल जाएगी और नॉर्मल सिटी और हाईवे कंडीशंस में 14, 14.5, 15 की माइलेज कहीं नहीं गई। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ आपको चीज़ों पे क्लैरिटी मिल पाई होगी और मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।